कहानी का शीर्षक आखिरी घंटी। प्रस्तावना। एक शांत कस्बा और एक अनकही रहस्य। उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे धारचूला में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। चारों तरफ धुंध की चादर फैली थी और ठंडी हवाएं हवेली की खिड़कियों से टकरा रही थीं। उसी हवेली में रहने वाला था 28 साल का पत्रकार आरव मलिक, जो दिल्ली से हाल ही में यहां आया था। आरव का मकसद था अपने दिवंगत दादा हरिकृष्ण मलिक की रहस्यमयी मौत की सच्चाई पता करना, जिनकी मृत्यु 25 साल पहले एक रहस्यमयी आग में हो गई थी। आरव को अपने दादा की डायरियों से ऐसे संकेत मिले थे जो बताते थे कि वह मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा थी। पहला भाग, हवेली का रहस्य। आरव जब हवेली पहुंचा तो वहां का माहौल अजीब था। रात को खिड़कियों से सीटी जैसी आवाजें आती और कभी कभी तो घर की पुरानी घड़ी बिना कारण के बज उठती। हवेली के पुराने नौकर रघुनाथ काका ने बताया कि आखिरी घंटी सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। आरव को यह सब अंधविश्वास लगा, लेकिन धीरे धीरे जब उसने हवेली की तहखानों में उतरना शुरू किया तो अतीत की परतें खुलने लगीं। एक बंद कमरे में उसे एक पुरानी घंटी मिली, सुनहरी, भारी और धूल से ढकी। उस पर संस्कृत में लिखा था, मृत्यु की पुकार, सत्य का द्वार। दूसरा भाग, डायरियाएं और डर। आरव ने दादा की आखिरी डायरियों को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, यदि यह घंटी 3 बार बजे तो समझो सत्य निकट है, लेकिन इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। उस रात हवेली की घड़ी ने बिना कारण 3 बार टन 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 किया। आरव की आंखें खुल गईं। तभी कमरे में दीवार से एक दरार सी बनी और एक गुप्त मार्ग खुल गया। इस सुरंग में दाखिल होते ही आरव को अजीब चित्र और दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह दिखे। रास्ते के अंत में उसे एक कमरा मिला, जहां एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था और उसमें उसकी दादी की आवाज कैद थी। हरिकृष्ण ने कुछ देखा था जो नहीं देखना चाहिए था। उनकी मौत एक गवाह की मौत थी। तीसरा भाग, गांव वालों की खामोशी। आरव ने गांव वालों से बात करना शुरू किया। कोई भी सीधे जवाब नहीं देता। सबका एक ही जवाब था, जो बीत गया उसे मत कुरेदो। लेकिन एक बूढ़ी महिला, शांता देवी, जो हवेली में नौकरानी रह चुकी थी, धीरे धीरे बोलने लगी। तेरे दादा ने गांव के स्कूल में चल रहे एक काले कारोबार का भंडाफोड़ किया था, बच्चों की तस्करी। उसने जब पुलिस में रिपोर्ट दी तब एक आदमी आया। उसका नाम था दयाशंकर ठाकुर, एक तांत्रिक और नेता का मिला जुला रूप। उसी ने कहा, जो घंटी बजेगी वो मौत लाएगी। आरव ने पूछताछ जारी रखी और पाया कि दयाशंकर आज भी जिंदा है और कस्बे के बाहर एक जंगल में तप कर रहा है। चौथा भाग, आखिरी घंटी बजाना। आरव ने तय किया कि वह आखिरी घंटी बजाएगा और सच्चाई सामने लाकर रहेगा। शांता देवी ने उसे चेताया, एक बार घंटी बजेगी तो सच सामने आएगा, पर कुछ जाएगा भी। आरव ने हवेली के तहखाने में जाकर वह घंटी 3 बार बजाई। घंटी की आवाज जंगल तक गई। जैसे ही आवाज थमी, हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। एक भयानक तूफान उठा और तहखाने की दीवार पर एक दरवाजा खुला, जिसमें दयाशंकर खड़ा था। झुर्रीदार चेहरा, लाल आंखें। उसने कहा, तेरे दादा की तरह तू भी जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? आ देख। वो उसे उस गुप्त कमरे में ले गया, जहां टेबल पर बच्चों की तस्वीरें, रिपोर्ट्स और सरकारी दस्तावेज रखे थे। आरव ने अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड कर लिया। दयाशंकर चीखा, तेरे जैसे लोग जब भी सच्चाई खोजते हैं, एक घंटी बजाते हैं और घंटी के बाद मौत आती है। क्लाइमेक्स, बलिदान और उजागर। सच्चाई। दयाशंकर ने आरव को मारने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान शुरू किया, लेकिन तभी रघुनाथ काका और शांता देवी वहां पहुंचे। उन्होंने पहले ही पुलिस को बुला लिया था। दयाशंकर भागने की कोशिश में एक सुरंग में गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दस्तावेजों को जब्त किया और आरव के वीडियो को सबूत माना गया। सरकार ने केस खोला। कई अफसरों और मंत्रियों को सस्पेंड किया गया। अंत, एक नई सुबह, एक हफ्ते बाद हवेली में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार डर का नहीं, संतोष का। आरव ने दादा की डायरियां एक किताब में बदल दी। आखिरी घंटी, जो सच्चाई की आवाज बन गई। अब वह हवेली को एक आश्रय गृह में बदलने जा रहा है, उन बच्चों के लिए जिनकी आवाज कभी किसी ने नहीं सुनी थी। घंटी अब भी वहां है, लेकिन अब वो डर नहीं लाती, जागरूकता लाती है।